हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करेंगे। इसमें 3 या 4 वीडियो बनेंगे, जिसमें आज हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखेंगे और रिलेशन सीखेंगे और उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। Let A and B are two sets. Then A cross B or B cross A is said to be Cartesian product. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम A सपोज कर लें कि 1 है, 4 है और 6 है, और दूसरा सेट B है 3 and 5, तब यहाँ पे A क्रॉस B का मतलब क्या हुआ। अब देखिए, सेट A में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1, 4, 6, एंड सेट B में 5 और 6 है। जब हम A क्रॉस B के एलिमेंट लिखेंगे तो A का जो पहला एलिमेंट है 1, इसका हम इसके साथ लिखेंगे और फिर इसके साथ लिखेंगे एक ब्रैकेट में 1, 3, 1, 5, फिर 2 को 3 के साथ, 4 को 3 के साथ एंड 4 को 5 के साथ, यानी कि 4, 3, 4, 5, फिर इस 6 को 3 के साथ एंड फिर 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 6, 3 एंड 6, 5 के। अब देखो बच्चों, A क्रॉस B एक सेट है और जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, और इन एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जिसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ A क्रॉस B। ये जो नंबर है इसको कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। कार्डिनल नंबर किसी भी सेट का मतलब ये होता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। तो ये हो जाता है नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। अब देखिए जरा यहाँ पे जो सेट A है इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट, एंड इन सेट B यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, ठीक है ना। तो अब फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A बाई नंबर ऑफ B। नंबर ऑफ A 3 है और नंबर ऑफ B 2 है, तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 6, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B, इट मीन्स ऑर्डर्ड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर 6 हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पे A क्रॉस B हुआ। अगर इसी तरीके से B क्रॉस A अगर हमको निकालना पड़े तो कैसे लिखेंगे, तो B के एलिमेंट को हम पहले लिखेंगे और A के एलिमेंट को बाद में लिखेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 को 1 के साथ लिखो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, 1, 3, 4, 3, 6। इसी तरीके से 5 को, तो 5, 1, 5, 1, 5, 4 एंड 5, 6, ये हो गया। अब यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A देखेंगे तो वो 6 ही है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B हो या नंबर ऑफ B क्रॉस A हो, इसका फार्मूला नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B, ये याद रखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ A क्रॉस B,
अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है, तब इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री के बराबर होता है और जो सेकेंड एंट्री है वो सेकेंड एंट्री के बराबर होता है। यानी कि x1 इज इक्वल टू x2 होगा एंड y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल, फर्स्ट एंट्री के बराबर होगा और सेकेंड एंट्री सेकेंड एंट्री के बराबर होगा। तो फर्स्ट एंट्री जब फर्स्ट एंट्री के बराबर हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड 3b इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 9/3, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 3 के। और यही b की वैल्यू जैसे इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 10, 2a इज इक्वल टू 10 माइनस 3, या फिर 2a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7/2 के। ठीक है, तो ये a आ गया एंड ये b आ गया। ठीक है बच्चों, हाँ देखो बच्चों, ये फर्स्ट एंट्री इसके बराबर यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, x इज इक्वल टू 3 के। ये इसके इक्वल यानी कि y प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 और x की वैल्यू 3 है, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 यानी y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 या y इज इक्वल टू 4 के। अब देखो बच्चों, सेट A है 1, 2, देन फाइंड A क्रॉस A। ठीक है, हम इसी A को दोबारा यहां लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग A क्रॉस A निकालेंगे, ठीक है ना, तो जैसे निकालते थे वैसे ही लिखेंगे। इसको हम इसके साथ लिख लेंगे, तो 1, 1, फिर 1, 2, फिर 2, 1 एंड फिर 2, 2 का। ठीक है ना बच्चा। अब देखिए A क्रॉस A निकालना है, ठीक है, तो इसको एज हम सेट मानेंगे और ये तो हमारे पास सेट है ही। ठीक है, अब ये वाला जब हम एलिमेंट लेंगे यहाँ पे ये वाला, तो इसको हम इन सभी के साथ लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे जरा देखिए, 1 को जब हम इसके साथ लिखेंगे तो लिखेंगे 1, 1, फिर इसी को जब हम इसके साथ लिखेंगे तो 1, 1, 2, फिर इसी को हम इसके साथ लिखेंगे तो 1, 2, 1, फिर इसको हम इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 2। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू हमारे पास 2 है, अब इसको भी हम इन सभी के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1, 1, फिर 2, 1, 2 एंड 2, 2, 1 एंड फिर फाइनली 2, 2, 2। देखो बच्चों, A क्रॉस B एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इसमें A और B दो सेट्स हैं, तो इन दोनों सेट के एलिमेंट्स हमें चाहिए। तो हमेशा जो यहाँ पे A लिखा हुआ है इसके लिए यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री हमेशा पहले सेट का होता है। तो फर्स्ट एंट्री क्या है बच्चों, A, B है, और दूसरा सेकेंड एंट्री किसके लिए है, जो सेट B के लिए है। देखिए, तो एक एंट्री कई बार रिपीट कर सकता है, लेकिन सेकेंड एंट्री है तो हमेशा वो सेट B का ही होगा। तो यही आंसर हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना। यहाँ पे सेट A है, फिर B है और फिर C है ना। हम लोग पहले B इंटरसेक्शन C निकालेंगे, B इंटरसेक्शन C है ना। तो B और C में देखो कॉमन क्या है, तो कुछ कॉमन नहीं है, ऐसे लिख देंगे है ना, एम्प्टी सेट। फिर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अब A में ये एलिमेंट है, हम लिख देते हैं यहाँ पे P, Q, R एंड दूसरा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है ना। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ठीक है।
तो इसका हम इसमें से एलिमेंट्स में से अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, तो किसी के साथ में ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। इसका मतलब ये भी एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक एम्प्टी सेट मिला। अब हम राइट हैंड साइड की बात करें तो देखो बच्चों, राइट हैंड साइड तो A क्रॉस B, ठीक है। तो A क्रॉस B, ये हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है, और इसका इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए तो लिखेंगे PR, फिर PS, फिर QR, फिर QS, फिर RR, फिर R और S के, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे A क्रॉस C, इसका इसके साथ, ठीक है ना। तो हम यही निकाल लेते हैं A क्रॉस C, ठीक है। तो देखिए ज़रा, PP, P और P, फिर P और T, P और T, फिर QP, QP, फिर QT, फिर RP और फिर RT, ये हो गया। अब देखिए जरा, इसमें और इसमें कॉमन देखिए, तो यहाँ पे PP है, यहाँ पे P एंड P है, क्या इसमें P एंड P कहीं पर है? नहीं है। P और T यहाँ पर है, P और T यहाँ पर भी नहीं है। Q और P यहाँ पे है, Q और P यहाँ पे नहीं है। Q और T, QT नहीं है। RP भी नहीं है। फिर RT भी नहीं है। तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, इंटरसेक्शन ही निकालना था, A क्रॉस C निकालेंगे तो इसमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो वैसे ही रह जाएगा एम्प्टी सेट। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो था वही राइट साइड में मिल गया, है ना। दोनों साइड में एम्प्टी सेट मिला, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। A एंड B दो सेट्स हैं। A क्रॉस B में 6 एलिमेंट हैं, ठीक है। और A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है, तो A क्रॉस B पूछा गया है या B क्रॉस A पूछा गया है। तो A क्रॉस B हमें या B क्रॉस A हमें तभी पता चलेगा जब सेट A और सेट B के सारे एलिमेंट्स हमें पता हो। अच्छा, A क्रॉस B की अगर एलिमेंट पता है तो उसमें जो फर्स्ट एंट्री होती है वो सेट A की होती है, ठीक है ना। और जो सेकेंड एंट्री होती है वो हमेशा सेट B की होती है, ठीक है ना। तो ये जो लिखा हुआ है ये सेट A के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एंट्री। तो ये हो जाएगा सेट A इज इक्वल टू -1, 2 और 4। और जो सेकेंड एंट्री है वो सेट B के लिए है, और उसमें 3 2 बार रिपीट कर रहा है, यानी एक ही बार लिखेंगे। तो सेट B हो गया 2, 3 के। अब A क्रॉस B निकालना है, तो A क्रॉस B का मतलब क्या हो जाएगा, -1, 2, -1, 3, फिर 2, 2, फिर 2, 3, फिर 4, 2 एंड 4, 3 का, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर हम B क्रॉस A निकालें तो इधर से इधर लिखेंगे, तो 2, -1, 2, -1, फिर 2, 2, फिर 2, 4, फिर 3, -1, फिर 3, 2, फिर 3, 4 के, ठीक है बच्चों। तो देखिए, इसमें अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करें तो गिन लीजिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 है कि नहीं है। इसमें भी गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें भी 6 ही हैं, ठीक है।
और इसमें क्वेश्चन में शुरू में ही कहा गया था कि A क्रॉस B के एलिमेंट्स 6 होने चाहिए, ठीक है, तो वो है। तो देखो बच्चों क्या कहा गया है, एक सेट है, प्रॉपर्टीज मेथड लिखा हुआ है, एक सेट है x सच दैट x बिलोंगिंग टू होल नंबर। होल नंबर का मतलब हुआ 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 3 से लेस है, तो इसको देख करके हम क्या लिख सकते हैं, सेट A होल नंबर है और 3 से लेस है, यानी कि 0 1 और 2। दूसरा सेट B देखिए, B x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड लेस देन 4, तो हो जाएगा 2 3 बस इतना ही है ना, क्योंकि 4 से लेस है तो 4 नहीं ले सकते हैं। फिर C में जाइए तो ये 3,4 है ही, इसमें तो डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। फिर वेरीफाई करने को कहा गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, A यूनियन B कहा गया। तो देखिए A यूनियन B, लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करते हैं, तो A यूनियन B मतलब A और B को हम कंबाइन कर लें, तो देखिए कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 1 और 3 के, 0 केवल इसमें है, 1 केवल इसमें है और 2 दोनों में है, तो 2 भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 0 1 2 एंड 3, ठीक है बेटा, यानी कि ये 0 हो गया, फिर 1 और 2 दोनों में कॉमन है और 3, तो A यूनियन B। अब इस A यूनियन B का C के साथ क्रॉस ले लेंगे, तो इस 0 का 3 के साथ में, तो 0,3, फिर 0,4, फिर 1,3 एंड 1,4, फिर 2,3 एंड 2,4, 3,3 एंड 3,4, ये हो गया बच्चों। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के लिए हम A B और C सबकी वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C, और A की वैल्यू दिया है बच्चों 0 1 2 और B की वैल्यू है 2,3 एंड C की वैल्यू है 3,4 क्या। चलिए निकालते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में कहा गया है कि A क्रॉस C, A क्रॉस C, इसका इसके साथ क्रॉस यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो हो जाएगा 0,3, देखिए 0,3, फिर 0,4, 0,4, फिर 1,3, फिर 1,4, फिर 2,3 एंड फिर 2,4 के, फिर B क्रॉस C निकालिए, तो इसका इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हो जाएगा 2,3, 2,4, 3,3 एंड 3,4 के, ये हो गया। देखो बच्चों A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C, यूनियन का मतलब हुआ दोनों को कंबाइन करना है, जो दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे और जो किसी एक में है उसको हम एक बार लिखेंगे। तो 0,3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 0,3, फिर 0,4, फिर 1,3, फिर 1,4, फिर 2,3, 2,3, फिर 2,4, फिर 3,3 एंड 3,4 के, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 4 एलिमेंट है और यहाँ पे 4 एलिमेंट, 8 एलिमेंट हो गया। और मिलाते हैं कि क्या यही 8 एलिमेंट है। देखिए
यही 8 एलिमेंट यहाँ पे है, 0,3 0,4 ये दोनों, 1,3 1,4 ये दोनों, ठीक है, 2,3 2,4 ये दोनों, और 3,3 3,4 ये हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, और इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गया। हेंस प्रूफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही अगर हम कुछ कंडीशन लगा दें तब हमें रिलेशन मिल जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, हमने एक सेट लिया और लिखा 1, 4, 6 के, और दूसरा सेट ले लिया 2, 5 के, ठीक है। अब यहाँ पे A क्रॉस B लिखें तो क्या लिखेंगे, 1, 2, फिर 1, 5, फिर 4, 2, फिर 4, 5, फिर 6, 2 एंड 6, 5 के। यहाँ पे एक रिलेशन लिख लेते हैं R1 ऐसे, x, y such that x is less than y, x belonging to set A and y belonging to set B, ठीक है बच्चों। अब देखो जरा यहाँ पे आप लोग, x का मतलब हुआ फर्स्ट एंट्री और y का मतलब हुआ सेकेंड एंट्री। देखिए ये फर्स्ट एंट्री हो गया और ये सेकेंड एंट्री हो गया, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हमेशा सेकेंड एंट्री से लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए, जबकि फर्स्ट एंट्री बिलोंग कर, फर्स्ट का मतलब x का मतलब सेट A से है, ठीक है, और y का मतलब क्या है, सेट B से है, ठीक है। तो A क्रॉस B में हमेशा ही फर्स्ट एंट्री सेट A के लिए होता है और सेकेंड एंट्री हमेशा सेट B के लिए होता है। तो हमें ये देखना होगा कि x लेस देन y लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री से छोटा होना चाहिए, लेस होना चाहिए, वही इस R1 में आएगा, ठीक है। तो देखे थे कौन कौन है, तो 1, 2, 1, 5 ये नहीं है, फर्स्ट एंट्री 4 हो गया, 2 से बड़ा हो जाएगा, ये है 4, 5 और कोई नहीं है, तो क्या मिलेगा 1, 2, 1, 5 एंड 4, 5 के, ठीक है बच्चों। तो ये R1 हो गया। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक हमने कंडीशन लगाया, कंडीशन क्या लगाया, A x लेस देन y के, ये कंडीशन है, और उस कंडीशन को फॉलो करने वाले जितने भी एलिमेंट इसके अंदर होंगे वो R1 में आएगा। हम बात करते हैं R2 की, तो x, y सच दैट x ग्रेटर देन y, x बिलोंगिंग टू सेट A एंड y बिलोंगिंग टू सेट B के, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट एंट्री सेकेंड से बड़ा होना चाहिए, तो देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है, देखिए 4, 2, एक तो ये है, फिर एक ये है और फिर एक ये है, तो यहाँ हो जाएगा 4, 2, 6, 2 एंड 6, 5 के, ठीक है बच्चों। इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये दूसरा रिलेशन हो गया। तो इसमें भी क्या, एक दूसरी कंडीशन लगाई हम लोगों ने, ठीक है, दूसरी कंडीशन लगाई इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ये दूसरा रिलेशन मिल गया। तो सवाल ये है कि कितने रिलेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू B, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर सच दैट A टू B इज इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को देखें तो नंबर ऑफ A यानी कि सेट A में 3 एलिमेंट हैं और नंबर ऑफ B यानी कि सेट B में 2 एलिमेंट हैं। तो अगर इसी का एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3 और इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 64 के।
यानी कि 64 हम रिलेशन बना सकते हैं सेट ए से बी के बीच में, ठीक है, जिसमें से हम लोग केवल 2 बना पाए, ये R1 और R2, और 62 हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो 60 ऐसे ही सोचना होगा, जैसे ऐसे लिख सकते हैं, तीसरा सोच करके ऐसे लिख सकते हैं, R3 x, y such that x, y is equal to 1, x belonging to A and y belonging to B। इस तरीके से ढेर सारे रिलेशन बन सकते हैं। अब देखिए 1 कहाँ कहाँ है, दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो देखिए 6, 1, 5, ये वाला है ना, ये वाला सेट देखिए, और तो कोई है नहीं, तो केवल एक एलिमेंट मिलेगा R3 में, 6, 5, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके सोच कर ढेर सारे बना सकते हैं, x + y = 5 या 3 या 4, जो मर्जी लिखना चाहें, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन केवल पूछा गया है। तो पहले वाले सेट में 3 एलिमेंट हैं और दूसरे वाले सेट में 2 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम x to y ये पूछा गया है। तो फार्मूला क्या है, 2 की पावर नंबर ऑफ x इंटू नंबर ऑफ y, यानी कि n = 2 की पावर 3 और इंटू 2 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 2, यानी 2 की पावर 6 = 64। तो डिट्टो वही क्वेश्चन। एक रिलेशन है A से B के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इसको हम लोग डोमेन कहते हैं। यहाँ जो लिखा है इसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। और एक रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। आप ऐसे समझिए कि हमारे पास एक सेट A है और दूसरा सेट B है, ठीक है, और इसमें कई एलिमेंट्स हैं, x, y, z, w, p, q, r, s, t, u ऐसे करके है ना। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग डोमेन कहते हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं जो पहले वाले सेट से रिलेटेड हैं उसको हम लोग रेंज कहते हैं। कैसे, मान लीजिए कि एक रिलेशन है इस सेट A से B के बीच में, सेट A से B के बीच में एक रिलेशन है कोई, उस रिलेशन को फॉलो करने वाला मान लिया कि भाई बहन का ही रिश्ता है। तो इस X का रिश्ता रिलेशन, ये बहन है और ये भाई है, रक्षाबंधन आ ही रहा है, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट सेट के x, y, z और w ये जो है सब डोमेन हो गए, ठीक है। इसमें भाई बहन से रिलेटेड जो दूसरे सेट में हैं वो कौन कौन है, दूसरे सेट में p है, q है, t है और s है, बस यही है। इसी को हम लोग रेंज कहते हैं, जो पहले सेट के एलिमेंट्स से रिलेटेड हो, इमेज हो, ठीक है। अब कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन सारे हो जाएंगे, जो उससे रिलेटेड हो वो भी और जो रिलेटेड न हो वो भी, तो ये सारे हो गए। अब यहाँ मुद्दा ये है कि ये जो नहीं रिलेटेड हैं, R है चाहे U है, ये क्या है, तो ये कोडोमेन की पार्ट है, इसका पर्टिकुलर अलग से कुछ नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, वो कोडोमेन के पार्ट है।
और जो रिलेटेड हैं वो रेंज हो गया। और इस सेट के सारे एलिमेंट्स जो कि दूसरे से रिलेटेड हैं वो डोमेन कहा जाएगा। ठीक है, डोमेन भी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ये हो जाएगा एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। ठीक है ना बच्चों? ठीक है। तो ये हो गया डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक, इसी तरीके से इसमें डोमेन को हम लोग इनपुट भी कह देते हैं। ठीक है, या फिर प्री इमेज भी कह देते हैं। इसमें जो रेंज होता है, जैसे हमने रेंज कहा, उसको हम आउटपुट भी कह देते हैं या फिर इमेज भी कह देते हैं, कई नाम से बुलाते हैं। ठीक है ना? एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं इस पे, तो देखिए। डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन दिस एक्स इज प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। और प्राइम नंबर हमेशा 2 से शुरू होता है, 1 नहीं होता उसमें। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब प्राइम नंबर है तो प्राइम यहाँ पे कहा गया कि x प्राइम है और x की वैल्यू 10 से 30 के बीच में है। तो पहले हम देख लेते हैं कि x है क्या एक्चुअल में। 10 तो है नहीं प्राइम नंबर, 11 है, लिख लिया। 12 नहीं है, फिर 13 हो गया, 14, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है, फिर 19 है, 20, 21 नहीं है, 23 हो गया, 24, 25, 26, 27 नहीं है, 28 भी नहीं है, फिर 29 होगा। बस यही। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर्स हुए। ठीक है, फिर यहाँ पे x कहा गया है और x स्क्वायर। सेकेंड एंट्री जो होता है हमेशा y के लिए होता है। अगर हम इसमें x और y कहें तो इसका मतलब हुआ कि x और x स्क्वायर हो गया। ठीक है ना? अब यहाँ पे हमारे पास जो ये प्राइम नंबर्स मिले हैं जो कि x की वैल्यू 10 और 30 के बीच में है, यानी जो प्राइम नंबर्स हमको मिले हैं 10 से और 30 के बीच में है, तो ये x की वैल्यू हुआ। और x स्क्वायर का मतलब यानी कि y की वैल्यू क्या होगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए जरा यहाँ पे x कामा एक्स स्क्वायर, ये नंबर्स कैसे हो जाएंगे बताइए। पहले यहाँ पे 11 लिख लीजिए और 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 121। ठीक है ना? तो फिर बताइए जरा, 13 लिख लिया और 13 का स्क्वायर 169 हो गया। फिर 17 लिखिए, 17 का स्क्वायर 289 हो गया। ठीक है, फिर 23 एंड 23 का स्क्वायर हमें याद नहीं है, लिख लीजिएगा 29 और 29 की पावर 2 के। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो फर्स्ट एंट्री है ये सब, ठीक है ना, ये क्या हो गया? ये डोमेन हो गया। और जो सेकेंड एंट्री है ये क्या हो गया? ये रेंज हो गया, ये रेंज हो गया। ठीक है, तो अलग अलग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? डोमेन का मतलब 11, 13, 17, 23, 29। और अगर हम रेंज की बात करें तो इसी का स्क्वायर लिख लें, चाहे तो बिना स्क्वायर करें ऐसे ही डायरेक्ट लिख लें। 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर एंड 29 की पावर 2। ठीक है बच्चों? The relation capital R defined by x plus 1, x plus 3, जबकि x की ये सारी वैल्यूज हैं।
सबसे पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये प्रॉपर्टीज मेथड में लिखा हुआ। फिर इसका डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो देखिए जरा, ध्यान रखेंगे कि जो x की वैल्यूज है 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, यहाँ पे जो हम x का प्रयोग करेंगे 0 लिखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो हमें एलिमेंट्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले 0 का यूज करिए, तो 0 + 1, पहला एलिमेंट 0 + 1, फिर 0 + 3, ठीक है ना। फिर 1 लिखिए, तो 1 + 1, फिर 1 + 3, 1 हो गया। अब 2 लिखिए, 2 + 1 एंड 2 + 3। सिंपल से मेथड है, वही चीज़ लिखना है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर 3 लिखिए, तो हो जाएगा 3 + 1, 3 + 3। फिर 4 लिखिए, 4 + 1 एंड 4 + 3। फिर 5 + 1 एंड 5 + 3 के, ठीक है बच्चों। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 1, 3, फिर 2, 4, फिर 3, 5, फिर 4, 6, 5, 7 एंड 6, 8। इसी में जो फर्स्ट एंट्री है ये हमारा डोमेन हो जाएगा, और जो सेकेंड एंट्री है वो हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट तो ये मिल गया कि रोस्टर फॉर्म में मिल गया, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में अगर हम रेंज की बात करें तो सेकेंड एंट्री मतलब 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के। डोमेन की बात करें तो फर्स्ट एंट्री है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के, ठीक है बच्चों। Find the domain and range of this function. डोमेन और रेंज निकालना है। Also find f-2, ठीक है, एंड नंबर एसोसिएटेड विद इतना, ठीक है। fx = 2x² + 1। जब भी हम ये y, fx का मतलब हमेशा y होता है, y बराबर fx होता है, हमेशा ही होगा, ध्यान रखिएगा। x का मतलब होता है डोमेन, जो वैल्यूज ऑफ x होगा वो डोमेन कहलाएगा। x की वो वैल्यू जिस पर y डिफाइंड हो, क्या हो, डिफाइंड हो, ठीक है, वो x की सारी वैल्यूज इस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। अब डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू आ गया तब ये नॉट डिफाइंड होगा, रियल नंबर के लिए नॉट डिफाइंड होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। या समथिंग डिवाइडेड बाय 0 हो गया तब भी नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड केस के लिए यही दो चीज़ें हमको देखना होता है कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए, अगर रूट के अंदर निगेटिव आ रहा है तो नॉट डिफाइंड, और समथिंग बाय 0 आ गया तब भी नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू चाहे हम कुछ भी रख लें, पूरा रियल नंबर रख लें, है ना, y या रूट वगैरह तो है नहीं कि निगेटिव आएगा, और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 आने की भी संभावना नहीं है, यानी कि x की वैल्यू हम चाहे कुछ भी रखें ये हमेशा ही डिफाइंड ही होगा। डिवाइड में कुछ है नहीं और रूट है नहीं, इन्हीं दोनों नंबर से हमें डर है कि अगर ये आ गए तो या तो रूट के अंदर माइनस हो जाएगा तब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या समथिंग बाय 0 आ जाएगा तब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दोनों ही केसेज यहाँ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि बेफिक्र हो करके हम सारे रियल नंबर इसमें रख दें, तो हमें y की जो वैल्यू मिलेगा वो एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगा।
तो डोमेन क्या हो गया, सारे रियल नंबर हो गए। अब बात करते हैं कि रेंज की। ठीक है, हमने सारे रियल नंबर x के रख लिए, इसमें हमें y मिलेगा, रियल मिलेगा, एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगा, लेकिन उस रियल के अंदर क्या कोई बाउंड्री है कि यहां से यहां तक मिलेगा? तो y की वैल्यू जो मिलेगा हमें x की वैल्यूज को रखने पर, उसी को हम इसका रेंज कहते हैं। अब देखिए, हम लोग देखते हैं ध्यान से। देखो बच्चों, x की कोई भी वैल्यू रखें, यहां पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ठीक है ना? और उसमें 2 से इंटू कर दें तब वो भी पॉजिटिव होगा, निगेटिव हो ही नहीं सकता। इसमें हम 1 ऐड कर दें तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि y की वैल्यू निगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि अगर हम नंबर लाइन ऐसे खींच दें कहीं पर, अगर हम नंबर लाइन ऐसे खींच दें तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1 -2, ये सब होता है। यानी 0 से जो भी वैल्यू होगा वो बड़ा ही होगा। हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या 0 होगा। यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे -1 इसका आ जाए, -1 इसका आ जाए तो -1 और +1 0 हो जाएगा। और ये चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू -1 तो नहीं हो सकता, 2x² की वैल्यू -1 नहीं हो सकता। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि 0 भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, 0 से पहले भी नहीं हो सकता था और 0 भी नहीं हो सकता। ठीक है? अच्छा, ये 2x² की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकता है? तो ये 0 हो सकता है। और वो कब? जब x की वैल्यू हम 0 रख देंगे। इसकी वैल्यू 0 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है ना? यानी कि सबसे छोटी वैल्यू क्या होगा? 0। और तब हमें y की वैल्यू लिख पाएंगे 0 + 1, यानी y की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 1 होगी। यानी कि इस y की वैल्यू इससे नीचे जा ही नहीं सकता, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है? y की वैल्यू इससे बड़ा हो सकता है, यहां से लेकर के और आगे। यानी कि जैसे जैसे अब हम x की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, 1 लिख दें, 2 लिख दें, 4 लिख दें, कुछ भी लिखते चले जाएं, तो y की वैल्यू बड़ा होता चला जाएगा। देखो, अगर x की वैल्यू हम बड़े रखते चले जाएं तो 2x, x की जगह पर 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, तो y की वैल्यू बड़ा होता चला जाएगा। कहां तक बड़ा होएगा पता नहीं। तो हमेशा y की जो वैल्यू मिलेगा 1 मिलेगा या उससे बड़ा मिलेगा, यानी इनफाइनाइट तक मिल सकता है। तो ये इसका रेंज हो गया। ठीक है बच्चों? तो डोमेन और रेंज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अब इसमें डोमेन और रेंज तो आ गया भाई, डोमेन आ गया और रेंज आ गया। कहा गया f-2 निकालो। ठीक है भाई, हमारे पास fx की वैल्यू कितना दे रखा है? 2x² + 1, तो x की जगह पे हम -2 रख दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा -2, 2 × -2 की पावर 2 + 1, और -2 की पावर 2 4, यानी 2 × 4 + 1, यानी f-2 = 9। तो ये हो गया। फिर क्या कहा गया? फिर ये कहा गया है कि नंबर एंड नंबर एसोसिएटेड विद 51 इन इट्स रेंज। रेंज की वैल्यू अगर 51 हो तो x की वैल्यू क्या होगा? रेंज का मतलब हुआ y की वैल्यू, और इसका मतलब हुआ fx की वैल्यू, और fx का मतलब है 2x² + 1 = 51, 2x² = 51 - 1, यानी कि 2x² = 50, यानी x² = 50/2, यानी कि x² = 25। देन x = ±√25, यानी x = ±5। तो x की वैल्यू कितना हो गया बच्चों?
अब x की वैल्यू तो सारा रियल नंबर है ना, तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है, x की वैल्यू -5 भी और 5। ठीक है बच्चों। हाँ तो देखो बच्चों, एक सेट A है और दूसरा सेट B है। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, ये रिलेशन का स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, तब कहा गया है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट क्या है, x, y, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, x माइनस वाई हमेशा ऑड होना चाहिए। ठीक है, x सेट A को बिलोंग करता है और y सेट B को। डिफरेंस का मतलब केवल ये नहीं है कि x माइनस वाई, y माइनस एक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो जो बच्चों, हम 1 -4 करें या 4 - 1 करें, हमें ऑड मिलेगा। ठीक है ना, तो 1 कामा हम 4 लिख सकते हैं, एक एलिमेंट ये हो गया। 1 का 6 के साथ देखिए तो ये भी ऑड हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस। 1 का हम 9 के साथ देखें तो ये नहीं होगा, 1 - 9 कहें या 9 - 1 करें, इवन मिलेगा, 8 मिलेगा। अब 2 कामा 4 ये भी नहीं है, 2 कामा 6 ये भी नहीं है, 2 कामा 9 ये है, 9 - 2 7, तो 2 कामा 9। फिर 5 कामा 4 ये है, फिर 5 कामा 6 ये है, एंड 5 कामा 4 ये नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशन मिल गया। अब इसमें कहा, ये रोस्टर फॉर्म में मिल गया। अब इसी में अगर पूछ ले आपसे कि अच्छा डोमेन बताइए, तो जो फर्स्ट एंट्री है वो डोमेन हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इसी में रेंज पूछ ले तो ये हो जाएगा 4, 6 और 9। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, R एक रिलेशन है, कुछ इस तरीके से दिया है। ठीक है, और x, y दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हैं। ठीक है ना, तो वेन डायग्राम बनाना है, रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। तो चलिए हम बनाते हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 लिखते हैं, 1, तो 1 + 6/1, 1 + 6/1, 2 लिखें तो 2 कामा 2 + 6/2, फिर 3 लिखिए तो 3 कामा 3 + 6/3। फिर अगर हम 4 लिखें तो देखिए 4 + 6/4, तो ये नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y भी नेचुरल नंबर है। अगर हम 4 लिख लेंगे तो 4 + 6/4, तो ये कट करके क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा, और 3/2 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमें वही नंबर्स लेने हैं जो कट करके हमें एक नेचुरल नंबर दे। आगे मिलेंगे, 4 नहीं मिला, 5 भी नहीं मिलेगा, 6 रखने पर मिल जाएगा। ठीक है, तो रखिए यहाँ पे 6, 6 + 6/6 के। अब इसके बाद में कोई नंबर लिखेंगे ना तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 6 से बड़ा हो जाएगा। 12 भी लिखोगे तो 6/12 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो अब इसके बाद का नंबर पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा 1, 7, फिर 2, 5, फिर 3, देखो बेटा यहाँ पे 5, एंड फिर 6, 7, ये मिला। ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। रे डायग्राम कहा गया है, तो अब रे डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर
और यहाँ पर भी नेचुरल नंबर और इसके बीच में फंक्शन है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो जाएगा, सारे नंबर्स होंगे। अब देखो बच्चा, 1 का रिलेशन किसके साथ है? 1 का 7 के साथ। फिर 2 का किसके साथ है? 5 का। 2 का ये 5 के साथ। फिर 3 का किसके साथ है? वो भी 5 के साथ है। 6 का 7 के साथ, ये हो गया। 4 रखने पर नहीं आया और 5 भी रखने पर नहीं आया, ठीक है ना। तो ये हो गया रे डायग्राम। अब इसी में डोमेन कह लें तो भाई डोमेन क्या हो गया? फर्स्ट एंट्री में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। ये दोनों का इमेज है ही नहीं तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 6 के। रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो गया? सेकेंड एंट्री जो इससे रिलेटेड हो, तो ये हो जाएगा 5 और 7। इसके अलावा और कोई है ही नहीं, ठीक है बच्चों।